आज हम अपनी कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण यूनिट जो है सहसंयोजी रसायन यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये हमारी केमिस्ट्री की 9वीं यूनिट है। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारी इस यूनिट पर निर्धारित अंक हैं 3 और इनसे सामान्यतः 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। फर्स्ट लिस्ट प्रश्न जो कि 1 नंबर का आएगा और 2 नंबर का प्रश्न आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसलिए इस पाठ की जब हम तैयारी करें तो इसके निर्धारित अंकों के आधार पर प्रश्नों का स्वरूप कैसा हो इस बात पर खास ध्यान रखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी इस यूनिट की। चूंकि ये हमारी पाठ की शुरुआत ही है तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि उपसहसंयोजी रसायन है क्या। उपसहसंयोजी रसायन को समझने के लिए मैं शुरुआत करती हूँ कुछ उदाहरणों से। आपके सामने यहाँ पर मैं 2 यौगिक रख रही हूँ, एक है NaCl और एक दूसरा उदाहरण देखिए कुछ इस तरह है KCl MgCl2 into 6H। ठीक, एक उदाहरण मैं और ले लेती हूँ K4 FeCN6। आप जरा इन तीनों उदाहरणों पर गौर करिए। आपको पता है NaCl जो है वो एक यौगिक है, सरल यौगिक है। 2 उदाहरण जो है शायद वो आपके लिए नए हैं, पर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये संरचना में थोड़े से जटिल है, क्योंकि वास्तव में बाद वाले ये दोनों उदाहरण जो हैं वो योगात्मक यौगिक के हैं। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं पहले हम ये जानते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि NaCl जो है वो सरल यौगिक का उदाहरण है, इसलिए मैं इसे अलग कर देती हूँ। अब हम इन दोनों पे ध्यान दें तो इन दोनों को हम योगात्मक यौगिक कह रहे हैं। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो एक से अधिक यौगिकों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो पहला उदाहरण जो है वो एक्चुअली कॉर्नेलाइट है और दूसरा उदाहरण जो है वो भी आपके एक यौगिक का है जिसे हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के नाम से जानते हैं। इन दोनों में भी दोनों ही योगात्मक यौगिक हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। और वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि इनमें से यदि ये पहला वाला यौगिक जो है जिसे मैं बोल रही हूँ कॉर्नेलाइट KCl MgCl2 into 6H2O, इसको यदि हम विलेय अवस्था में ले आए या इसको जलीय विलयन बना लें तो ये जो हमारा यौगिक है योगात्मक यौगिक वो जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है वो उन आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। यानी ये टूट जाएगा K+ में, Cl- में, Mg2+ में और पानी का अणु अलग हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने इस दूसरे उदाहरण वाला जो योगात्मक यौगिक है इसके बारे में बात करें तो इसका जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो इसका वियोजन जो है वो पूर्ण नहीं होगा। ये अपने जिन अवयवी आयनों से मिलकर बना है उनमें पूर्णतः वियोजित ना होकर ये अपने एक धनायन और इस पूरे जटिल आयन में ही केवल छूटेगा FeCl6 4। तो इस तरह से इन दोनों का ये अंतर बहुत ध्यान से सुनेंगे कि पहला वाला उदाहरण का योगात्मक यौगिक जल में घोलने पर अपने अवयवी सभी आयनों में टूट गया। दूसरा जो है उसका आयनन पूर्ण नहीं हुआ और उसने एक जटिल आयन अवश्य बनाया। अब यदि आप क्या करें कि इन आयनों में जब ये टूटा है इसका यदि आप गुणात्मक परीक्षण करें तो वो प्रत्येक अलग अलग का गुणात्मक परीक्षण जो है वो आपको प्राप्त हो। इसमें अगर हम एक अंतर देखें तो इनमें ये भी अंतर है कि इस यौगिक के और आयनों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होंगे वो एक दूसरे के समान होंगे, जबकि इस यौगिक के गुण जो हैं इसके इन आयनों से बिल्कुल ही भिन्न प्राप्त होंगे। तो इन्हें कुछ नाम दिया गया, ये कहलाते हैं द्विक लवण या इन्हें इंग्लिश में डबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये उदाहरण जो आपको दिखा ये कहलाए संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक अंतर इनमें और बहुत विचारणीय है कि यहाँ पर केंद्रीय धातु जो है वो अन्य परमाणुओं से किस बंध के द्वारा बंधी होगी? आयनिक बंध के द्वारा बंधी होगी, जबकि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अन्य परमाणुओं से निश्चित रूप से उपसहसंयोजी बंध के द्वारा बंधा होगा। तो इस तरह से हमने ये जाना कि योगात्मक यौगिक जो है वो अपने गुणों के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण।
इनके अंतर को बीच बीच में समझाती गई मैं। एक बार हम इनके अंतर को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर की प्रश्न में द्विक लवण और आपका संकुल लवण या संकुल यौगिक में अंतर पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपको अंतर बता दे रही हूँ। योगात्मक यौगिक हमने दो प्रकार के जाने, एक होते हैं हमारे द्विक लवण और दूसरे हैं संकुल लवण, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इनमें अंतर क्या क्या है? पहला अंतर है इनमें जल के आयनन का, कि जल में घुलने पर ये अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जबकि इनका आयनन जो है वो पूर्ण नहीं होता और अनिवार्यतः ये एक जटिल आयन जो है वो अवश्य बनाते हैं। अब जो आयन प्राप्त हुए हैं उनका आप क्या कर सकते हैं? गुणात्मक आकलन या पहचान या टेस्टिंग कर सकते हैं उनकी, जबकि ये जो है वो आपको अलग अलग आयनों का गुणात्मक टेस्ट या आकलन जो है आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज मैंने और बताई थी कि इन आयनों के भौतिक और रासायनिक गुण जो रहेंगे वो आपके यौगिक के समान ही होंगे, जबकि संकुल यौगिक जो है उसके जटिल आयन के गुण उनके जो पूरा संकुल यौगिक है उससे भिन्न रहेंगे, यानी ये भिन्न भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात कि इनमें पाया जाने वाला बंध जो है वो आयनिक बंध है और इनमें पाया जाने वाला बंध जो है वो उपसहसंयोजी बंध है। तो उपसहसंयोजी बंध युक्त यौगिक जो है वो कहलाते हैं संकुल यौगिक, इंग्लिश में कहा जाता है उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उपसहसंयोजी यौगिक के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। तो चूंकि अब हम इस पाठ में उपसहसंयोजी यौगिकों का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए रसायन की वह शाखा जिसमें मुख्यतः उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना, उनके गुणों या उनसे संबंधित समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है उपसहसंयोजी रसायन। इसलिए हमारी इस यूनिट या इस पाठ का नाम है उपसहसंयोजी रसायन। एक बार पुनः 2 नंबर के लिए हम उपसहसंयोजी यौगिक को परिभाषित कर ले। तो उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक जटिल संरचना वाले वे यौगिक होते हैं जिनका जल में आयनन करने पर ये अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं और संकुल आयन अवश्य बनाते हैं, और इनमें उपसहसंयोजी बंध जो है वो पाया जाता है। ये हो गई आपकी उपसहसंयोजी यौगिक की परिभाषा। अब हम उपसहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण तो मैंने आपको बता दी। अब उपसहसंयोजी यौगिक के उदाहरण में हम कुछ प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों को परिभाषित करेंगे। तो पुनः मैं उदाहरण ले लेती हूँ जो अभी मैंने आपको बताया था, K4FeCN6। हम बाद में और उदाहरण भी लेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको ये उदाहरण याद हो जाए इसलिए पुनः मैं ले रही हूँ K4FeCN6। उपसहसंयोजी यौगिक को पूर्णतः समझने के लिए उसके कुछ पदों को परिभाषित करना है। तो वो पद देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। उपसहसंयोजी यौगिक में Fe या आयरन जो है वो कहलाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु वह परमाणु होता है जो उपसहसंयोजी बंध के द्वारा सामान्यतः ऋणात्मक या उदासीन समूहों से जुड़ा रहता है, और ये जो है वो ग्राही परमाणु होता है। इस धातु परमाणु की विशेषता होती है कि इसके आत्म कोश में रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं जिनमें ये दूसरे समूह के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन जोड़े को आसानी से रख लेता है। तो ऐसा ग्राही परमाणु जो है वो कहलाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। हमारे ऊपर लिखे इस उदाहरण में आयरन जो है वो कहलाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरा पद है हमारा लिगैंड। तो उपसहसंयोजी यौगिक में ये है लिगैंड। अब ये लिगैंड क्या होते हैं? लिगैंड जो है वे समूह या परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को
केंद्रीय धातु परमाणु को दान देते हैं, यानी कि लिगेंड सामान्यतः दाता परमाणु होते हैं, डोनर एटम होते हैं, क्योंकि इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़े पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रीय धातु परमाणु को दान देकर ये उपसंयोजी बंध के द्वारा उनसे जुड़ जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर साइनाइड के 6 परमाणु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जोड़े दान देकर उपसंयोजी बंध के द्वारा इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर साइनाइड CN जो है वो कहलाएगा आपका लिगेंड। लिगेंड जो है वो कई प्रकार के होते हैं, तो अब हम लिगेंड के बारे में भी थोड़ा विस्तार से जान लें ताकि हमें उदाहरणों में लिगेंड को पहचानना आ जाए। पहले हम देखेंगे लिगेंड का वर्गीकरण, उसमें उपस्थित दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो आपका जो लिगेंड है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाले दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या उससे अधिक है, इस आधार पर लिगेंड को क्रमशः एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, इसी प्रकार चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षटदंतुर में बांटा गया है। एक दंतुर के अतिरिक्त ये सभी जो है द्वितीय या अन्य जो है उन्हें हम सम्मिलित रूप में बहुदंतुर के नाम से भी पुकार सकते हैं। अब आप उदाहरण जान लीजिए। एक दंतुर लिगेंड का मतलब क्या हुआ, अब देखिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये सभी जो है इन सभी में इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाला जो आपका समूह है, ये परमाणु है, वो एक ही है, इसलिए ये सभी कहलाएंगे एक दंतुर लिगेंड। जबकि अब मैं अगला उदाहरण जो लिख रही हूँ उसमें आप देखिए CH2NH2, CH2 NH2 एथिलीन डायमीन, इसी प्रकार से CO नेगेटिव यानी ऑक्सलेट। ये 2 उदाहरण ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाले परमाणुओं की संख्या 2 होने के कारण इसे कहा गया द्विदंतुर। इसी प्रकार से अन्य वे उदाहरण जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाले परमाणुओं की संख्या जब 3 हो जाएगी तो वो त्रिदंतुर के नाम से पुकारा जाएगा। 4 होने पर 4 यानी चतुर्दंतुर कहलाएगा, 5 होने पर पंचदंतुर। और इसी क्रम में मैं आपको षटदंतुर का एक उदाहरण बता दे रही हूँ। षटदंतुर जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाले परमाणु की संख्या 6 है। इसका स्पेशली उदाहरण बताने का मकसद ये है कि ये सामान्यतः परीक्षा में पूछ लिया जाता है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट जो है उसमें 2 डायमीन यानी एमीन का N समूह और टेट्रा एसीटेट में O4 यानी इस तरह से 6 जो है वो पाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाले समूह, इसलिए ये एग्जाम्पल है षटदंतुर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम निम्न प्रकार से लिगेंड को बांट सकते हैं या उनको निम्न भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के लिगेंड भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी पूर्व सालों में परीक्षाओं में आए हैं। उनमें महत्वपूर्ण एक उदाहरण है कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड क्या होता है? जब आपके किसी उपसंयोजी यौगिक में आपका बहुदंतुर लिगेंड उपस्थित हो, यानी 2 से अधिक वाले, तो बहुदंतुर लिगेंड जो रहता है वो कई बार केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर चक्रीय संरचना बना देता है, और इस चक्रीय संरचना वाला लिगेंड जो है वो बहुत स्थायी हो जाता है और उस लिगेंड को कहा जाता है कीलेट लिगेंड। ये लिगेंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लिगेंड होता है, क्योंकि इसका प्रयोग विभिन्न मतलब आयतनात्मक आकलन जो है या जल की कठोरता इत्यादि जो है इनको दूर कर, मतलब कठोरता ज्ञात करने वाली जो प्रैक्टिकल है उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं परिभाषा बता दूं, कीलेट लिगेंड क्या है? जब आपका बहुदंतुर लिगेंड
केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर चक्रीय संरचना वाला उपसहसंयोजी यौगिक बना लेता है, तो उस लिगेंड को कहा जाता है कीलेट लिगेंड। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, वो है निकिल डाइमेथिल ग्लाइसिन। इसकी संरचना में निकिल जो है वो देखिए इस तरह से 4 N से, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 OH, ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है C से, CH3, CH3, C, CH3, C, CH3। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आपके पॉलीडेंटेड या बहुदंतों ने क्या किया, इस तरह की चक्रीय संरचना बना ली, और इस चक्रीय संरचना वाले लिगेंड को अब हम कहेंगे कीलेट लिगेंड। इस प्रश्न को आप परीक्षा की दृष्टि से जरूर तैयार कर लीजिएगा कि कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड के अलग प्रकार के वर्गीकरण में 2 प्रकार के लिगेंड हमें और देखना है। इनमें अगला है उभयधर्मी लिगेंड। कुछ परमाणु समूह ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने वाले परमाणु समूह उपस्थित होते हैं, तो ऐसे उदाहरणों को या ऐसे लिगेंड को हमने नाम दिया है उभयधर्मी लिगेंड। जैसे आपका NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ऐसे परमाणु समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने में सक्षम है। तो जब एक ही समूह में 2 परमाणु आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान देने की क्षमता रख रहे हैं, तो ये लिगेंड जो है वो धारण हो जाएंगे आपके उभयधर्मी लिगेंड। अगला है आपका सेतु लिगेंड। हमें उपसहसंयोजी यौगिक के ऐसे कुछ और भी उदाहरण देखने मिलते हैं जिनमें आपके कुछ लिगेंड जो है वो एक से अधिक जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु है उनको बांध कर रखते हैं या जोड़ कर रखते हैं। तो जब आपका कोई लिगेंड एक से अधिक धातु परमाणुओं को जोड़े या बांध के रखे, उनके बीच में सेतु का काम करे, तो ऐसे लिगेंड को नाम दिया गया है सेतु लिगेंड। अभी हम जब बाद में उदाहरण बनाएंगे तब मैं आपके इसके और एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगी। एक एग्जाम्पल अभी आप देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर NH2 और आपका OH समूह जो है वो कोबाल्ट के बीच में सेतु की तरह उपस्थित है। यहाँ पर 2 इसके ये देखिए, ये एक उदाहरण है आपके सामने जहाँ पर ये दोनों जो हैं वो कहलाएंगे सेतु लिगेंड, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन दोनों के बीच में सेतु या बंध का कार्य किया है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सेतु लिगेंड के। इस तरह से हमने लिगेंड क्या होते हैं इसे जाना, लिगेंड के प्रकार भी जाने। अब लिगेंड का एक प्रकार या वर्गीकरण और हो सकता है जो उसके उपस्थित आवेश के आधार पर है कि आपका जो लिगेंड है उस पर धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, या कोई आवेश नहीं है, वो उदासीन है। इस आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। अब ध्यान दीजिए, सामान्यतः उपसहसंयोजी यौगिक जो बनते हैं उसमें जनरली लिगेंड या तो ऋणात्मक लिगेंड या उदासीन लिगेंड होते हैं। ऋणात्मक लिगेंड के उदाहरण अभी मैंने आपको बताई थी, CnOH वगैरह। उदासीन लिगेंड में आपका आ जाता है एक्वा, एमीन, और धनात्मक लिगेंड के उदाहरण बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन जनरली NO+ और NO2+, इसके अलावा NH2, NH3+ जैसे कुछ उदाहरण जो है वो धनात्मक आवेश युक्त होने के कारण वो कहलाते हैं आपके धनात्मक लिगेंड। तो ये उदाहरण है आपके एक अलग प्रकार के और वर्गीकरण में, जिसमें हमने आवेश के आधार पर लिगेंड को ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड या धनावेशित लिगेंड के रूप में जाना या परिभाषित किया। लिगेंड की परिभाषा के पश्चात अभी भी हमारी कुछ पदावलियां बची हुई हैं जो हमें अपने उपसहसंयोजी यौगिक को समझाने के लिए रखती है। तो उसमें अगली पदावली है आपकी उपसहसंयोजी मंडल।
यानी कोऑर्डिनेशन स्केल। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे इस उदाहरण में ये वाला भाग जिसे हमने बड़े कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित किया है उसे कहा जाता है उपसहसंयोजी मंडल। तो उपसहसंयोजी यौगिक का वह भाग जिसे हम बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, सामान्यतः इसमें केंद्रीय धातु और लिगैंड उपस्थित होते हैं, इस भाग को नाम दिया गया है उपसहसंयोजी मंडल का। और अगली पदावली है हमारा आयनन मंडल या आयन मंडल। तो आयनन या आयन मंडल जो है, तो आपके उपसहसंयोजी मंडल के बाहर का क्षेत्र ये या इस तरफ वाला वो कहलाता है आपका आयन मंडल। इधर जैसे अभी यहाँ पर धनायन उपस्थित है, कुछ अन्य उदाहरणों में आपका उस तरफ ऋणायन भी उपस्थित हो सकता है। तो उपसहसंयोजी मंडल के बाद बाहर का शेष भाग जो है वो आयन मंडल कहलाता है, क्योंकि सामान्यतः उसमें धनायन या ऋणायन उपस्थित रहते हैं। अब हम देखेंगे उपसहसंयोजी संख्या क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, उपसहसंयोजी मंडल में उपस्थित जो लिगैंड की संख्या है उसी को कहा जाता है उस संकुल यौगिक की उपसहसंयोजी संख्या। जैसे कि हमारे इस उदाहरण में इस संकुल यौगिक की उपसहसंयोजी संख्या जो है वो 6 हो जाएगी, क्योंकि लिगैंड की संख्या जो है 6। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक में लिगैंड की वह संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसको दान दे रहा है, केंद्रीय धातु को, उसी की संख्या को हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी संख्या। अब इसका अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदावली और बच गई है परिभाषित करने के लिए, वो है आपका केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। सामान्यतः देखिए उपसहसंयोजन संख्या जो है वो हमें लिगैंड के नंबर्स को देखकर आसानी से पता चल जाती है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को पहचानने की। तो पहले मैं परिभाषा बता दूं आपको सरल तरीके से। तो किसी उपसहसंयोजी यौगिक में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो भी उस स्थिति में जब उसके बाकी आयनों को क्या कर दिया गया हो, वहां से बाहर निकाल दिया गया हो। यानी बाकी आयनों के हट जाने के बाद जो केंद्रीय परमाणु पर जितना आवेश शेष रहता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या को परिभाषित करता है। दूसरे तरीके से हमें ये बात भी क्लियर हो रही है कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है वो वास्तव में उसके जितने भी अवयव परमाणु समूह हैं उनके आवेश के योग के बराबर होगा। उदासीन में वो आवेश का योग 0 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए आपका उपसहसंयोजी यौगिक धनावेशित या ऋणावेशित है, तब उनके आवेशों सभी उसके आवेशों का योग जो है वो धनावेश के मान के बराबर या ऋणावेश के मान के बराबर होगा। थ्योरेटिकल बताने में यदि आपको बात क्लियर नहीं हुई है तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ जो आपके उपसहसंयोजी यौगिक है उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास सरलतम, अभी इसी में हम पहले कैलकुलेट कर लें। हमारे K4Fe(Cl)6 में ही हम पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ये 4 K+ आयन और FeCl6 4- आयन में नियोजित होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इसका आयनन होगा तो यहाँ पर धनायन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। चूंकि ओवरऑल उदासीन है तो आपके संकुल पर चार्ज कितना होगा, ऋण 4 का चार्ज होगा। तो इस तरह से पहले आप इसे विभक्त कर लीजिए। अब हम सिंपल बीजगणितीय योग के द्वारा Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है जो हमें ज्ञात करना है, उसमें जुड़ जाएगी आपकी इस लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या। लिगैंड जो है उस पर आवेश का मान हम यहाँ लिखेंगे, आवेश का मान होता है 1
और कुल अणु है आपके 6, तो ये हो जाएगा -1 गुणित 6। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये कुल किसके बराबर होगा, उस पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर, तो बराबर 1 × 4 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x - 6 = -4, या x बराबर ये वहां चला जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 2। यानी कि आपको पता चल गया कि आपके इनको, जैसे हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, उसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक या संख्या कितनी है, 2 है। एक और उदाहरण ले लें अब हम। हमारा दूसरा उदाहरण देखिए, CONH3O5Cl2+। अब इस उदाहरण में यदि आप चाहते हैं इस उपसहसंयोजी, अब ये धनायन है, उपसहसंयोजी यौगिक धनायन के फॉर्म में, संकुल धनायन है। यहाँ पर हमको क्या करना है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर से हम इसे x मान लेंगे, प्लस अभी मैंने आपको बताया था एमीन उदासीन होता है, यानी इस पर चार्ज का मान 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 × 5 प्लस ये एक ऋणावेशित लिगेंड है, तो इसके आवेश का मान हम रखेंगे -1 और इसको इक्वेट करेंगे इसके चार्ज के बराबर, जो है हमारा -2 या केवल 2। अब देखिए ये तो हो जाएगा 0, ये +-1 हो जाएगा, ये = हो गया 2, पक्षांतरित वहां करेंगे आप, तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण या संख्या जो है वो है 3। अभी हम और उदाहरण ले लें ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक अन्य उदाहरण मैं अब ले रही हूँ, निकेल कार्बोनेट। यहाँ मैं आपको बता दूं CO जो है वो एक उदासीन लिगेंड है, तो अब आप निकाल पाएंगे कि अगर ये उदासीन लिगेंड है तो इस पे आवेश का मान कितना आ जाएगा, 0, यानी यहाँ पर निकेल का ऑक्सीकरण अंक जो है वो है 0। तो इस तरह से विभिन्न उदाहरणों में हम किस तरह से उपसहसंयोजी यौगिक या आयनों के ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और फिर भी यदि आपको डाउट है तो लास्ट में जब हम अपने बहुत सारे उदाहरणों को बनाना सीखेंगे, उनका IUPAC नामकरण करेंगे, उस समय में एक सरल विधि के द्वारा आपको और ऑक्सीकरण अंक निकालना बता दूंगी। तो इस तरह से हमने उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है, एक उपसहसंयोजी यौगिक को डिफाइन करने के लिए हमें कौन कौन से पदों को या परिभाषाओं को जानना आवश्यक है, ये जाना। अब हम सीखेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम। अब उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपसहसंयोजी रसायन जो है वो केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो उनमें बहुत से हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उपसहसंयोजी यौगिक के रूप में केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि आप सभी क्लोरोफिल को जानते हैं, क्लोरोफिल सभी को पता है, तो क्लोरोफिल जो है वो वास्तव में मैग्नीशियम का संकुल या उपसहसंयोजी यौगिक है। ठीक इसी प्रकार हमारे ब्लड में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का ही एक संकुल यौगिक है। अब हम शुरू करेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिकों को जब नाम दिया जाता है तो उसमें कौन कौन से IUPAC के नियमों को फॉलो किया जाता है। तो पहला नियम हमें बताता है कि हमेशा धनायन का नाम जो है वो पहले लिखा जाता है, उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। क्या मतलब है इस बात का? हमारा उदाहरण जो शुरू से चला आ रहा है K4FeCN6, यदि आपको इसका नामकरण करना है तो आप इसमें पहले धनायन, अभी मैंने बताया था आपको, इसको यदि वियोजित करें तो ये अंडरस्टूड है कि ये धनायन में और ये ऋणायन में टूटेगा। तो संकुल यौगिक में हमेशा धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर एक मैं दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, CONH3O6Cl3, ये देखिए एक ऐसा उदाहरण है कि इसमें आपका धनायन, अब ये हमारा पूरा संकुल आयन है, जबकि ऋणायन क्या है, Cl, अर्थात वियोजन के पश्चात ये इस धनायन और ये इस ऋणायन में टूटेगा। तो अब इसका यदि जब आप नामकरण करेंगे या नाम लिखेंगे तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पहले आप इस धनायन वाले भाग का नामकरण करेंगे, उसके बाद आप क्लोरीन का नामकरण
नामकरण करेंगे। यही वजह है कि इसके नाम में शुरुआत होगी पोटेशियम से। ठीक, तो पूरा नामकरण मैं अभी नहीं बता रही हूँ, सारे पद हमको क्लियर हो जाए फिर हम इसको विधिवत लिखेंगे। तो धनायन का नामकरण पहले किया जाता है संकुल यौगिक में, उसके बाद ऋणायन का नाम, जैसे यहाँ पहले पोटेशियम आएगा, यहाँ पूरे इस उपसय संयोजी मंडल का नामकरण किया जाएगा और लास्ट में आएगा आपका क्लोराइड। ठीक, अब हम सीखेंगे उपसय संयोजी मंडल का नामकरण। तो आपके उदाहरण में ये उपसय संयोजी मंडल है, हम सीख चुके हैं, बड़े कोष्टक में हम जिसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उपसय संयोजी मंडल के नामकरण का भी नियम है कि इसमें हमेशा पहले लिगेंड का नामकरण किया जाता है, फिर उसके पश्चात इसका नामकरण किया जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को कोष्टक में रोमन लिपि के रूप में या रोमन अंक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यानी कि उपसय संयोजी मंडल में पहले लिगेंड का नामकरण होगा। यही वजह है कि ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। तो लिगेंड के, लेकिन यदि आपके सारे लिगेंड एक जैसे हैं, यानी सभी मान लीजिए ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में आप अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे या ABCD वर्णमाला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पे ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, हमारे लिगेंड देखिए कौन कौन से हैं। उदासीन लिगेंड है एमीन, ये नाइट्रो हमारा ऋणात्मक लिगेंड है, क्लोराइड भी हमारा कैसा है, ऋणात्मक लिगेंड है। तो सबसे पहले उदासीन का तो बाद में आता है, पहले ऋणात्मक का होना है। ऋणात्मक में भी हमारे पास 2 है, तो पहले नामकरण इसका किया जाएगा या इसका। अल्फाबेट के अनुसार C जो है, क्लोरीन का C पहले आता है और आपका E जो है वो बाद में आता है, इसलिए पहले नाम इसको दिया जाएगा, क्लोरीन को या क्लोराइड को पहले नाम दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज और कि आपका यदि लिगेंड जो है वो ऋणात्मक है तो उसके नाम के अंत में O प्रत्यय लगा दिया जाता है, और आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह में क्लोरोडो, ब्रोमोडो के नाम से पुकारा जाए। अन्य है यदि आपके ऋणात्मक लिगेंड तो उसमें आपको केवल O प्रत्यय लगाना है। लेकिन स्पेशली इन हैलाइड्स के लिए आप ध्यान रखेंगे कि फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, हाँ क्लोरोडो और ब्रोमोडो, इस तरह से इनका नामकरण करेंगे। तो फिर से एक बार बता दूं मैं कि अब हम सीख रहे हैं उपसय संयोजी मंडल का नामकरण। उपसय संयोजी मंडल में सबसे पहले हम किसका नामकरण करते हैं, लिगेंड का, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंकों को रोमन अंकों के रूप में कोष्टक के अंदर लिखते हैं। बारी आई अब लिगेंड के नामकरण की, तो लिगेंड में ये कंडीशंस हो सकती हैं। आपके सभी एक जैसे हैं, तब आप क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के क्रम के अनुसार उनका नामकरण करेंगे। और दूसरी चीज, ऋणात्मक लिगेंड की स्थिति में आपको उनके नाम के अंत में O प्रत्यय लगाना है, सभी ऋणात्मक लिगेंड में, और स्पेशली इनमें इनका नाम अलग हो जाएगा, फ्लोरिडो और ब्रोमिडो हो जाएगा। तो इस तरह से इतनी बातें सीखने के बाद यहाँ पर अब आप समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ में देखिए संख्या को भी पूर्व में लिखा जाता है, यानी अगली बात हमें जो सीखना है वो ये है कि जो हमारे लिगेंड की संख्या है उसको हम एक के अलावा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से उसके नाम के पहले प्रदर्शित करेंगे। यही वजह है कि उपसय संयोजी मंडल में जब हम लिगेंड का नामकरण कर रहे हैं तो पहले हम उसकी कितनी संख्या है उसको हेक्सा लिखा, फिर चूंकि साइनाइड नेगेटिव था तो उसे हमने साइनो लिखा। अब आएगा आपका केंद्रीय धातु का नाम, उसके बारे में मैं बताती हूँ। पहले कुछ बातें आप और समझ लीजिए कि लिगेंड की संख्या के आधार पर हम उसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कह रहे हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जैसे कि EN यानी एथिलीन डाइएमीन, उनके खुद के ही नाम में ऑलरेडी से पहले से ही मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा होता है। तो ऐसी स्थिति में IUPAC के नियम को जैसा जाता है कि यदि पहले से ही अगर इनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा उपस्थित है तो उन लिगेंड में उनकी संख्या को आप 2 होने पर बिस, 3 होने पर ट्राइकिस और
चारों क्रमशः आगे होने पर आप उसे टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरह से उनके नाम को प्रदर्शित करेंगे। अभी उदाहरणों में ये चीज हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सीख लिया उपसहसंयोजी मंडल में पहले लिगेंड का नामकरण, लिगेंड के नामकरण में कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं, हमने उसे सीखा। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करना है। तो उसके लिए नियम है कि यदि आपका उपसहसंयोजी मंडल जो है वो यदि ऋणात्मक हो, अगर आपका उपसहसंयोजी आयन जो है वो यदि ऋणात्मक है, तो जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु रहता है इसके नाम के अंत में हम एट प्रत्यय लगा देते हैं। केवल किस स्थिति में, जब आपका ये संकुल आयन जो है वो ऋणात्मक है। इसलिए इसे अब हम लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि पहले धनायन का नाम हेक्सासाइनो, अब ये हो जाएगा आपका फेरेट, क्योंकि ये ऋणायनित संकुल आयन का हिस्सा था, इसलिए हमने फेरस के नाम के आगे क्या लगा दिया, एट प्रत्यय लगा दिया, तो ये हो गया फेरेट। अब हमको आयरन की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन लिपि में कोष्टक के अंदर लिखना है। यहाँ पे आयरन की संख्या जो है अभी मैंने आपको सिखाया था, उस हिसाब से आप लिख लेंगे। मैंने कहा था आपको एक सरल तरीका मैं और बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट भी देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 धनायन है तो यहाँ पर 4 ऋणायन चार्ज होगा, ठीक। और इसके बराबर इसकी संख्या को लाने के लिए आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पे अगर 6 ऋण आवेश है तो इसका कुल चार्ज 4 लाने के लिए अनिवार्यतः इसका वो जो आवेश का मान है वो कितना होगा, 2 होगा। यानी हम उदाहरण में ही थोड़ा सा अंदाजा या कैलकुलेट करके भी जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का काफी हद तक आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैं निकाल चुकी हूँ इसके पूर्व ही, Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो इसे रोमन लिपि में ही लिखना है। आप इसे रोमन लिपि में 2 करके कोष्टक के अंदर लिख देंगे और इस तरह से अब ये पूरा नाम हो जाएगा आपका संकुल यौगिक। अब इतनी बातें सीखी, उस आधार पर इस उदाहरण का नाम देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा। अब फिर पहले चेक करेंगे हम कि हमारा धनायन का नाम पहले आना है। हमको पता है ये धनायन है और ये वाला हिस्सा ऋणायन वाला भाग है, तो पहले इसका नामकरण होगा। अब ये चूंकि उपसहसंयोजी मंडल के रूप में है तो पहले नामकरण होगा लिगेंड का। लिगेंड में भी हम क्या करेंगे कि पहले उसकी संख्या को प्रदर्शित करेंगे डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 6 संख्या है, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। ये उदासीन है लिगेंड आपका, तो उसके नाम में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, तो ये सिंपल लिख लेंगे हम हेक्सा एमीन। फिर आपका चूंकि ये धनायन संकुल है तो केंद्रीय धातु के नाम में भी एक प्रत्यय नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा हेक्सा एमीन सिंपल कोबाल्ट। और उसके बाद कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के हम यहाँ लिखेंगे और अंत में आ जाएगा क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे इस पे ऋण 3 चार्ज है बाहर, तो निश्चित सी बात है इस पे धन 3 चार्ज होगा, और ये उदासीन है तो इस पर अनिवार्यतः कितना चार्ज होगा, 3। इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से इनका IUPAC नामकरण जो है वो किया जाता है। अब ये सारे पद जो हैं वो जब तक 1-2 बार रिवाइज नहीं होंगे तो हम हो सकता है भूल जाए उनको, इसलिए अब हम कुछ उदाहरणों को बना लेते हैं जिसके द्वारा हमारे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिनकी मदद से हम IUPAC नामकरण को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। PT NH3 4 Cl2। अब देखिए नामकरण करना है हमें, तो हमारा पहला नियम बताता है कि धनायन का नाम पहले किया जाएगा। यहाँ पर ये धनायनित संकुल है, ये ऋणायनित आयन है, इसलिए पहले नामकरण होगा इसका। फिर उपसहसंयोजी मंडल के नामकरण का नियम कहता है कि पहले किसका नामकरण करना है आपको, लिगेंड का, और लिगेंड के नामकरण में भी पहले उसकी संख्या लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा, उदासीन लिगेंड होने के कारण उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, टेट्राएमीन, ठीक। अभी धनायन संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में भी कोई प्रत्यय नहीं लगना है, तो हो जाएगा टेट्राएमीन प्लेटिनम, इसका ऑक्सीकरण अंक।
तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये तो उदासी ही है, बाहर आपका 2+ चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है सॉरी, तो प्लेटिनम पर चार्ज होगा 2, यानी उसका ऑक्सीकरण अंक होगा 2, और अंत में नाम आ जाएगा आपका क्लोराइड। इस तरह से इस यौगिक का नाम हो जाएगा टेट्रामीन प्लेटिनम सेकेंड या 2 क्लोराइड। और एक उदाहरण बना ले हम, शायद इससे और मन में कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं KAgCN। अब देखिए हमारे पास दूसरा उदाहरण है। अब यहाँ पर ये धनायन है और ये ऋणायनित संकुल है। नाम पहले हमको किसका करना रहता है? धनायन का। तो आप शुरुआत करेंगे पोटेशियम से, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। फिर उपसंयोजी मंडल की बारी आ गई, पहले लिगेंड का नामकरण करिए, 2 होने के कारण आप इसे लिखेंगे डाई। अब ये जो है वो ऋणात्मक लिगेंड है CN, तो आप इसमें O प्रत्यय लगाकर इसे लिख देंगे साइनो, तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनो। फिर आपका नाम आ जाएगा अर्जेंटेट। अब अर्जेंटेट क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा था ऋणायनित संकुल जटिल आयन। मैंने आपको बताया है कि ऋणायनित संकुल के नाम के अंत में प्रत्यय लगेगा 8, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। और अंतिम चीज कि इसका हमको क्या लिखना है? रोमन लिपि में ऑक्सीकरण अंक लिखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक देखिए, निकालिए। ये 1+ चार्ज है, यहाँ पर 2 नेगेटिव आवेश है, तो सीधी सी बात है 1 इसके बराबर लाने के लिए यहाँ पर चार्ज कितना होगा? 1, यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है 1। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि किस तरह से उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज कर देती हूँ आज आपने क्या क्या सीखा। चूंकि ये आपके यूनिट की शुरुआत थी, इसलिए आपने सबसे पहले तो ये जाना कि उपसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। उपसंयोजी यौगिक को जानने के दौरान हमें पता चला कि योगात्मक यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके द्विक लवण या डबल सॉल्ट, दूसरे होते हैं संकुल यौगिक। हमने उनमें अंतर जाना। इसके अंतर का प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। फिर आपका संकुल यौगिक को हमने विस्तार से जाना। विस्तार से जानने के लिए हमने उसमें कौन कौन सी पदावलियों को हमें जानना है कि हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, उपसंयोजी मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, लिगेंड क्या है, इन सभी को पहचाना। लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, उनके प्रकारों को हमने विस्तार से जाना। साथ ही साथ अंत में हमने उपसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण करना सीखा। एक बार मैं आपको 1-2 प्रश्न लास्ट में जरूर बताना चाहूंगी कि चूंकि ये पार्ट में एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहना ही चाहिए। लेकिन किलेट लिगेंड क्या है, उभयधर्मी लिगेंड किसे कहते हैं, सेतु लिगेंड क्या है, या किन्हीं 2 आपके उदाहरण दे दिए जाते हैं, उनका IUPAC नामकरण पूछ लिया जाता है। तो ऐसे सभी छोटे छोटे प्रश्नों की तैयारी आप इस यूनिट के लिए अवश्य कर लीजिए।